अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुर्दाना नजम और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट जो पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त अमेरिकन इलेक्शन पे है जो 5 नवंबर को होने वाले हैं। ये इलेक्शन इसलिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है, वन टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और फिर जब दोबारा से उनको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उन्होंने वो इलेक्शन हारे 2000 गालिबन 19 के, तो उन्होंने उसके ऊपर बहुत शोर शराबा भी किया और हमने देखा है कैसे उन्होंने कांग्रेस पर चढ़ाई भी कर दी थी। तो इसी तनाजुर में बात करने के लिए आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक बार फिर फारूक हमीद साहब जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। फारूक साहब, ये कहने की जरूरत ही नहीं है, आपकी जाहिर सी बात है हर करंट अफेयर का जितने भी इश्यूज चल रहे होते हैं उन पर आप बहुत ही गहराई के साथ आप उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और आई एम श्योर कि अमेरिकन इलेक्शन के ऊपर भी आपने बहुत तनकीदी नज़र रखी होगी। लेकिन बात ये है कि ऐसे लग रहा है कि ये इलेक्शन जो है वो कई अमेरिका में नहीं हो रहे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नहीं हो रहे, बल्कि किसी एशियन साउथ एशियन कंट्री में हो रहे हैं क्योंकि रिगिंग के बहुत तवातर के साथ इल्जामात आ रहे हैं। दूसरी तरफ एलन मस्क है, वो कह रहे हैं कि जी अब इन सेंस वो भी एक उन्होंने जो 1 मिलियन लॉटरी का इनाम रखा है, वो भी उनकी जस्टिस डिपार्टमेंट कह रहा है कि इट्स ए काइंड ऑफ रिगिंग। फिर आपने देखा ईवीएम के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो कहते हैं कि जी हम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाम डालते हैं तो कमला हैरिस की चिट निकल आती है। अच्छा, इस तरह से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। कभी बीच में हमने सुना कि पता नहीं ट्रंप ट्रंप आएंगे नहीं आएंगे का। आप बताइए कि इस वक्त सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि पल्स क्या है इस वक्त अमेरिका में, पल्स क्या है कि कौन से कैंडिडेट की तरफ ज्यादा टिल्ट है और किसकी उम्मीद है कि 5 नवंबर को कुर्रा उसके नाम निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। देखेंगे इस वक्त जो ओपिनियन पोल्स चल रहे हैं वहां पे अमेरिका में, वो बहुत मुतात हैं और वो ये कह रहे हैं 50-50 नेक टू नेक जो है वो फाइट चल रही है बिटवीन कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप। पहली बात तो ये। और आपको पता है अमेरिकन मीडिया जो है वो भी डिवाइडेड है। कुछ मीडिया चैनल्स हैं जो कि बिल्कुल अपना ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे फॉक्स न्यूज हो गया वगैरह माजी में भी, और बाकी ऐसे चैनल्स हैं जो कि बिल्कुल डेमोक्रेट्स के साथ हैं। वहां पे भी जिस तरह पाकिस्तान में हमारे चैनल जो हैं मीडिया के, वो बिल्कुल बाइस्ड उनकी अपना कवरेज होती है, उनके कमेंट्स होते हैं। पॉलिटिकल एफिलिएशन भी हमारे चैनल्स के हैं। वहां पे भी अमेरिकन मीडिया जो है उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन अब सामने आ रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि देखें, आपने ट्रंप की बात की। ट्रंप के एक बैगेज तो जरूर है। एक तो ये कि उसके ऊपर बड़े क्रिमिनल केसेस हैं जो कि अभी एक दो में तो उसकी इंडाइटमेंट भी हुई है, लेकिन बहरहाल वो उसकी मेरे ख्याल है उसकी चार्जिंग नहीं होगी कम से कम इलेक्शन तक। इलेक्शन के बाद में फिर वो पेरोल और उनके बड़ा लीगल कार्रवाई होती है, तो शायद उसका बच हो जाएगा। और दूसरा ये है कि आपको मालूम, जिस आपने भी जिक्र किया कि 18 जनवरी 2021 को जब लास्ट इलेक्शन 2020 में हुए नवंबर में, तो जो हालात अमेरिका में थे वो तो एक किस्म के सिविल वॉर टाइप हालात हो गए थे, क्योंकि ट्रंप ने तो उस वक्त भी इलेक्शन के रिजल्ट जो है उसको अपना एक्सेप्ट नहीं किया। और कैसे उसके जो फॉलोअर्स थे, जो खास वाइट जो है ना, नेटिव वाइट्स जो हैं, ये जो अर्ली सेटलर्स हैं, वो आके उन्होंने कैसे 18 जनवरी को मुझे याद है कैपिटल हिल पे उन्होंने हमला किया, वोट टेकिंग जब प्रेसिडेंशियल वोट टेकिंग हो रही थी। उसके बाद फिर सारे केसेस चले, अब रिसेंटली कई लोगों को जेल में भी डाला गया। तो एक उस किस्म का बैगेज है। लेकिन वो ट्रंप की बात यह है कि जो अवाम है, जो नजर ये आ रहा है कि अवाम काफी हद तक उसके साथ हैं, इन द सेंस कि वो कहता है कि मेक अमेरिका गुड अगेन। जी, उसका स्लोगन जो है वो बड़ा जबरदस्त है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। दैट इज द गुड स्लोगन। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रंप इज नोन कि वो जरा इतना ये मार कुटाई के शौकीन नहीं है। जो जिस तरह यूक्रेन में जंग हुई है, 2-3 साल से जंग चल रही है, और कैसे अमेरिका इनडायरेक्टली उस जंग में इन्वॉल्व है, हैवी फंडिंग भी हो रही है, इक्विपमेंट भी जा रहा है, मिलिट्री सप्लाई भी जा रही है यूक्रेन गवर्नमेंट को वाया जो एलाइज हैं, नेटो एलाइज इन यूरोप। और दूसरा, मैं तो ये जो गजा में और लेबनान में जो बर्बादी हुई है,
जो नस्लकशी हुई है, उसमें ज़ाहिर बात है डेमोक्रेट्स जो हैं वो तो खुल के जो है वो मैदान में आए हैं और ट्रम्प यकीनन उसको बिल्कुल ये सूरत-ए-हाल पसंद नहीं है। तो उसका ये माइंडसेट है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से ट्रम्प की फॉलोइंग इसलिए बेहतर है क्योंकि लोग जो हैं अमेरिका में जिस तरह अवाम वहां पे निकली है लाखों की तादाद में यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में सड़कों के ऊपर और सारे वो जिस तरह उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो बाइडेन की गवर्नमेंट को कंडेम किया है कि इसराइल को सपोर्ट करने में उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह वगैरह तो वहां पे मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेट्स आर इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पोजीशन। तो हैविंग सेड दैट मैं ये कहूंगा मॉरली मॉरली स्पीकिंग अखलाकी तौर पे जो पल रहा है वो ट्रम्प का भारी है और अब उसकी डेमोक्रेट्स की भरपूर कोशिश है। देखिए उन्होंने जो बाइडेन को कैसे रेस से निकाला। जो बाइडेन अब उसका एज का तकाजा हो गया। वो देख रहे थे कि वो मेंटली ही वाज गेटिंग वेरी स्लो और बड़ी अपना एम्बैरसमेंट हो रही थी अपना यूएस गवर्नमेंट को। तो लिहाजा उसको उन्होंने कन्वीनियंटली साइड पे किया। हालांकि उसने तो अब ऐलान कर दिया था कि मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा कि फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू और वाइस अपना कमाला हैरिस जो है उसको वो ले आए। लेकिन आपको याद है कि हिलरी क्लिंटन जो है उसने भी इलेक्शन लड़ा था। आज तक अमेरिका की तारीख में मुझे नहीं याद है कि कोई खातून जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट हो। और एक इम्पोर्टेंट बात बड़ी जो है वो ये है कि अमेरिका की डीप स्टेट, ये डीप स्टेट की जो दो टर्म है ये किसने कॉइन की थी? ये कॉइन की थी हिलरी क्लिंटन ने और किसी एक इंटरव्यू में। तो अमेरिका में डीप स्टेट जो है जिसको आप उनकी स्टैब्लिशमेंट कहें उनका एक बड़ा रोल है और वो बहुत फैसला सादी में वो उनका एक बड़ा वो बड़े स्टेक होल्डर है। अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है, अमेरिका में जो डिप्लॉयमेंट्स हैं, मिलिट्री कैंपेन्स हैं पूरी दुनिया में, उसमें डीप स्टेट का बड़ा रोल है। अब मैं तो ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि अमेरिका और ये कमाला हैरिस को स्टेटस को आप कैंडिडेट मैं कह सकता हूँ शी तो स्टेटस को कैंडिडेट। स्टेटस को का मतलब है वो जिस तरह बाराक ओबामा ने किया, क्लिंटन ने किया, बाइडेन ने किया, ये तमाम इनको एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी अमेरिका में। और ट्रम्प जो है वो आउट ऑफ बॉक्स खेलने वाला आदमी है। वो जरा यूनिक बातचीत करता है, उसका स्टाइल मुख्तलिफ है, इम्पल्सिव है और जरा लूज टॉक भी कर जाता है। तो अब आई डोंट नो कि किस हद तक अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट ट्रम्प को क्या इलेक्शन जीतने देगी। लेकिन अभी आपने जो अपने इंट्रो में कहा कि वहां पे ऑलरेडी देखें पिछले इलेक्शन में भी रिगिंग में बड़ा बहुत खप पड़ी थी। 3-4 दिन जो है वो रिजल्ट डिले हो गए थे। फाइनल रिजल्ट जो है 270 का इलेक्टोरल कॉलेज है। 270 आपने पूरे वोट्स जो है वो लेने होते हैं। तो इस मर्तबा मैं दो चीजें देख रहा हूँ। इलेक्शन वायलेंस में देख रहा हूँ क्योंकि रिगिंग केंटकी में जहां अपना ट्रम्प 2 मरतबा पहले जीत चुका है वहां पे जनाब पे इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन मैं तो खुद हैरान रह गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हम तो बहुत बड़े मैं तो बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ ईवीएम्स का। और पाकिस्तान में भी हमने तो बड़ा कैंपेन चलाया था कि ये पिछले इलेक्शन में ये ईवीएम्स होने चाहिए। लेकिन बहरहाल वो हालात ही बिल्कुल बदल गए पाकिस्तान में। पीटीआई गवर्नमेंट तो वाले तो बहुत तैयार थे, पाकिस्तान में बन चुकी थी ईवीएम। लेकिन अमेरिका में कैंटकी की ईवीएम्स जो हैं वो कह रहे हैं कि जी ये जो ग्लिच आया है या वो जो फेल हुई है कि नाम डालते थे वो बटन दबाते थे स्क्रीन के ऊपर ट्रम्प का नाम आ जाता था कमाला हैरिस का। तो इस पे लोगों ने इस हद तक वहां पे कह दिया कि जनाब किसी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन में ईवीएम में अगर ऐसी कोई चीज आती है उसको उधर ही तोड़ दो। मतलब है कि लोगों के टेम्पर्स आर रनिंग हाई, लोग जज्बाती हो रहे हैं इलेक्शन कैंपेन में। वो रिगिंग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, वो रिगिंग नहीं होने देंगे। और अगर लास्ट स्केल रिगिंग हुई ट्रम्प को हराने के लिए, मैं आपको दोबारा रिपीट करके कह रहा हूँ, इन्होंने वो पहले ही कह रहे हैं कि रिगिंग हुई हम रिजेक्ट कर देंगे 2024 के यूएस इलेक्शन। और जब वो रिजेक्ट करेंगे तो फिर अमेरिका में हंगामा होगा क्योंकि व्हाइट्स जो हैं वो फिर बड़ी तादाद में आपको मालूम है वो वैसे बड़े जज्बाती लोग हैं और बड़े अक्खड़ तबीयत के लोग हैं, एग्रेसिव माइंडसेट वाले लोग हैं। उन्हें तो फिर बाहर निकल आना है तो उधर वहां पे हंगामे शुरू हो जाएंगे अमेरिका में। सो बड़ी ही डिफिकल्ट सूरत हाल। अच्छा फारूक साहब, आपको अगर याद हो कि जब जॉर्ज बुश जो जूनियर बुश थे, जब उनका मुकाबला हुआ था अल गोर के साथ, आपको याद होगा ही वाज एक
बहुत क्लाइमेट चेंज के हवाले से उनका बहुत काम है, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं। और उस वक़्त भी फ्लोरिडा का जो मामला था वो एक ऐसी स्टेट थी जिसके में फैसला नहीं हो रहा था और वो सुप्रीम कोर्ट पे वो पूरा केस गया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक वक़्त में आकर ये कह दिया था कि रिकाउंटिंग करें और फिर उसी सिलसिले में फिर उसको स्टे भी मिल गया था। बुश ने उसकी टीम ने स्टे ले लिया और फिर एंड में आकर अल गोर ने खुद ही उसको छोड़ दिया और कहा कि नहीं रिकाउंटिंग भी ना करें और इसको खत्म इस मामले को फिर उन्होंने कहा था कि ये बेसिकली बात एंड ये हुआ था कि जी इसकी रिकाउंटिंग करें तो लेकिन वहाँ ये मामला अचानक ही मैं वो उनकी कोंडोलीज़ा राइस की वो ऑटोबायोग्राफी पढ़ रही थी वो कहती है कि जी फिर अचानक हमें खबर मिलती है कि जी अल गोर जो है वो खुद ही पीछे हट जाते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं देखें इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होती है पूरी दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट किसी फौज का खाली नाम नहीं है उसमें एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैं वो भी उस इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा होते हैं तो आपको लगता है कि और हमने ये भी देखा है कि वहाँ की पेंटागन हम तो कहते हैं ना कि पाकिस्तान क्योंकि हमारे यहाँ तो काम करने का एक मेथड नहीं है उनका तो एक मेथड है मैडनेस में और अगर आप हम जरा उनका लिटरेचर पढ़े तो यकीन करें मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा वहाँ मिलिट्री जो है वो फॉरेन अफेयर्स में भी बात करती है और वो उनकी इंटरवेंशन इकोनॉमिक पॉलिसीज में भी होती है लेकिन वो पीछे रहकर जो है वो काम करवा रहे होते हैं और उनको तरीका पता होता है कि हमने अपने एम्बेसडर को अपने प्रेसिडेंट को कहाँ हटाना है किस मौकफ से हटाना है किस मौकफ पे लेकर जाना है तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अब ये आप बताइएगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि क्योंकि जिस तरह के सेंटिमेंट्स है ऐसा लगता है कि वाकई उनकी एस्टेब्लिशमेंट सारी की सारी दे डोंट वांट ट्रम्प टू विन द इलेक्शंस और दूसरी बात मैंने अब आपसे मैंने यही पूछना है कि अगर ऐसा सिनेरियो वायलेंस वहाँ आपको लगता है कि वो वायलेंस अमेरिका क्योंकि वो जिस तरह से अमेरिका अपने आप को असर्ट कर रहा है विज़ चाइना और अपना वो ग्लोबल पावर की जो पोजीशन है उसको लूज नहीं करना चाहता तो विल दे रियली अफोर्ड या वो कोई प्रीएम्प्ट करेंगे कि ऐसा कुछ भी ना हो और हमारी शफाफियत जो है वो बिल्कुल कायम रहे क्योंकि उन्होंने रशिया को भी आपको याद है कि जब पहले ट्रम्प का इलेक्शन हुआ था तब भी इल्जाम रशिया पे लगा था कि इन्होंने कोई गड़बड़ मचाई है इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है हमारे सिस्टम में और ट्रम्प को जितवाया है तो व्हाई डू दे थिंक the question is कि why does the establishment of the United States of America think कि Donald Trump cannot win the election on his own? देखिए बात हुई है ना कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मैंने जैसे पहले कहा था आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाला आदमी है इम्पल्सिव है लूज टॉक करता है और उसने ऑलरेडी जो इंडिकेशन दी है अपना यूक्रेन के बारे में और ये लेबनान और गजा के बारे में वैसे तो उसने इन प्रिंसिपल इसराइल को सपोर्ट किया और ये हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिसी रही है जो भी सदर आए कि वो इसराइल को सपोर्ट करेंगे फ्रॉम अ पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू कि ये हमारा एलाय है और हमने इसराइल की सालमियत और सोवरेनिटी को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे यहाँ तक तो अपना डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान किया है प्रो इसराइल ठीक है ना जी जो उसके स्टैंड है लेकिन जहां जब जंग की बात आती है वहां पे ही उसके बड़े टफ व्यूज हैं और दूसरा उसके बड़ी सख्त जो व्यूज हैं वो इमिग्रेशन के बारे में वो कहते हैं कि जितने ये इमिग्रेंट्स आए हैं अगर वो इलीगल हैं तो वो बड़े स्ट्रॉन्ग एक्शन करेगा उनको निकालने में तो लिहाजा एक ये एक्शन भी है तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपके पास ठीक है सिर्फ वो पेंटागन ही नहीं है उनको सीआईए उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है उनकी ब्यूरोक्रेसी भी है उनके जो और भी इदारे हैं वो भी हैं तो वो उनका एक बहुत ज्यादा असर रसूख हो गया है अमेरिकन पॉलिसी मेकिंग में उनकी फॉरेन पॉलिसी में जैसे पहले मैंने कहा तो लिहाजा मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि अगर ट्रंप इलेक्शन जीत जाता है मोजज़ाना तौर पे मेरा ख्याल है कोशिश होगी कि उसको वो ना जीते इसको अंग्रेजी में कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक कि जनाब उसको किसी तरह रोका जाए अपना उसको जीतने से रोका जाए लेकिन अगर वो जीत गया फिर भी और बड़ी आवाम जो है उसकी अपने सपोर्ट में वोट डाले देखें अभी इस वक्त 62 मिलियन अर्ली वोटर्स ने वोट किया है इन द लास्ट फ्यू डेज जो अर्ली वोटिंग है जो कल खत्म हुई है 62 मिलियन वोटर आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 240 मिलियन वोटर तो वन फोर्थ जो है वन फोर्थ से भी ज्यादा मेरे ख्याल
वो 40% के करीब वो लोग तो वोट डाल चुके हैं वहां पे, और लोग कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में दुनिया जो है वहां पे निकली है। तो मुझे डर इस बात का है कि ट्रम्प अगर जीत भी गया, अगर जीत भी गया, और आपको पता है कि उसकी ओथ टेकिंग में 18 जनवरी जो है वो डेट होती है उनकी ओथ टेकिंग की, प्रेसिडेंशियल ओथ कैपिटल हिल में फॉर्मल जो है। तो मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड लेफ्ट, पता नहीं क्या हो जाए क्या ना हो। आपको पता वो पे ट्रम्प के ऊपर एक दो कातला हमले जो हैं वो भी हो चुके हैं। तो मैं ये कहता हूँ ट्रम्प विल बी अ वेरी लकी मैन इफ ही विंस एंड इफ ही सर्वाइव्स टू टेक द ओथ ऑन 18th ऑफ जनवरी। अभी मैं यहां तक ही बोलूंगा। तो ठीक है। लिहाजा लेकिन एक बात है, आपने फ्लोरिडा की बात की, बिल्कुल उस वक्त वहां पे बहुत हंगामे होते हैं एल गोर के वक्त पे। एल गोर ने इन लार्जर अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट अपना फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी वो फिर पीछे हट गया और मामला चला। आपको पता है देयर आर 6 to 7 स्टेट्स इन अमेरिका जिनको कहा जाता है स्विंग स्टेट्स। अब मैं आपको उनके नाम भी पढ़ के बता देता हूँ। जी 7 जी। स्विंग स्टेट्स, एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, जहां पे वो ये कहते हैं कि लोग किसी तरफ भी स्विंग कर सकते हैं। स्विंग और कर इसीलिए सकते आप नोट करें कि सारा फोकस इन दोनों का इस वक्त पिछले 3-4 दिनों में पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, वहां पे जाके ये लोग वोटर्स को जो है वो खिताब कर रहे हैं और अपनी कैंपेनिंग वहां पे कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ बी वेरी वेल कंटेस्टेड इलेक्शन। अभी खबर ये आ रही है कि कमाला हारिस उनके खातून है, तो विमेन वोटर्स की उसको बहुत बैकिंग मिल रही है, क्योंकि डेमोक्रेट के अबॉर्शन लॉज के ऊपर एक बड़ा एक स्टैंड है। ये जरा थोड़ा सख्त है ट्रम्प इस मामले में। तो खवातीन जो हैं वो ज्यादा इसको कमाला को अपना सपोर्ट कर रहे हैं, खवातीन वोटर। और दूसरी बात है कि रेस और जेंडर, रेस, नस्ल और जेंडर के ऊपर वहां पे क्लियर डिवीजन आ गई है अमेरिकी सोसाइटी में। और वो ये है कि रेस देखें, कमाला हारिस जो है ना वो उस तरह की वो नहीं है। आपको पता है वहां पे व्हाइट अमेरिकन अपनी सुप्रीमेसी जो है वो उसमें बड़े वो उनमें एरोगेंस है, बड़ा प्राइड है, वो अपने आप को बड़ा समझते हैं। और वो तो हम तो कहते हैं तो सुखा ओबामा बड़ा लकी आदमी है कि ओबामा वो द फर्स्ट नॉन व्हाइट अमेरिकन प्रेसिडेंट। ओबामा वो द फर्स्ट नॉन व्हाइट अमेरिकन प्रेसिडेंट। और कमाला का भी इसी किस्म का मिक्स्ड रेस वाला चक्कर है। और आपने नोट किया होगा कि जो बाइडेन इतना नहीं निकला कमाला हारिस के लिए जितना बारक ओबामा जो है वो कमाला के लिए कैंपेन कर रहा है अगेंस्ट ट्रम्प। बिकॉज ओबामा आपको पता है रेस वाइज ये तकरीबन सेम है, नॉन वाइट है। तो ये अमेरिकन सोसाइटी इज वेरी कॉन्शियस अबाउट वाइट एंड नॉन वाइट। वो अलग बात है कि एक वक्त पे ये रेशिज्म वहां पे खत्म हो गया था, लेकिन अभी भी उनके दिलों में ये चीजें जो है वो कायम है। सो कैंपेन जो होता है, किसी ने बड़ी मजेदार बात की थी कि पाकिस्तान में वो जो मरीम नवाज साहबा हैं वो अपनी तकरीर में शुरू करती हैं इमरान खान से, और तकरीर खत्म होती है उनकी इमरान खान पे। सुबह भी इमरान खान, रात को भी इमरान खान। तो उन्होंने कहा कमाला हारिस जो है वो शुरू होती है अपना ट्रम्प से और फिर एंड भी करती है ट्रम्प पे। लेकिन जाहिर बात है कि वहां पे वो इस वक्त पॉलिटिकल राइवल्स हैं, बड़े सख्त पॉलिटिकल राइवल्स हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक और फिर उसके बाद देखें ना ग्लोबल इम्पैक्ट कितना होगा, ग्लोबल जी जी। इम्पैक्ट कितना होगा अच्छा। कि ट्रम्प होती है अगर भाई कमाला जीत जाती है विद द सपोर्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट और चले जो जिस तरह भी। तो ये मैं आपको बता दूं कि इसराइल ये कोई वहां पे सीज फायर नहीं होने लगा, और इसराइल और ज्यादा तबाही और बर्बादी मचाएगा लेबनान में, और बल्कि इर्द गिर्द फिर वो अपने इराक की ठीक है। तरफ जाना शुरू कर वो देगा। तो वो हाँ जी, अगर देखें लेकिन देखें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो फ़लस्तीन का जो सेटल करने का एक पूरा बाकायदा देखिए बहुत अरसे से हर प्रेसिडेंट जो है अमेरिका की उसकी ख्वाहिश रही है कि वो फ़लस्तीन का इशू रिजॉल्व करे। बहुत सारी ट्रीटीज भी हुई, बहुत सारे पैक्ट्स भी हुए, क्लिंटन ने भी किया, बुश ने भी किया, जिमी कार्टर का एक बहुत बड़ा ख्वाब था, बल्कि उसने तो एक एनजीओ भी उसके लिए फ्लोट की हुई, आज तक वो काम कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस पे काम किया, बल्कि यूके में भी जो उनके फॉर्मर टोनी ब्लेयर हैं वो भी इसराइल में साल में कोई 50 दफा जाते हैं इसी काम के लिए कि टू स्टेट सोल्यूशन कोई हम ढूंढें, लेकिन कुछ हो
हो भी नहीं रहा, लेकिन ट्रम्प ही था जिसने अब्राहम अकॉर्ड जो है वो साइन करवाया, जिसने मजबूर मतलब फोर्स किया, कंपेल किया यूनाइटेड स्टेट्स यूएई को, उन्होंने इसराइल को वो एक्सेप्ट किया, फिर मोरक्को ने किया, इस तरह बहरीन ने किया। तो ये सब कुछ ट्रम्प ने ही इसको, मैं कहती हूँ कि अगर कोई प्रैक्टिकल शक्ल दी है, फिर जेरूसलम को जो दारुल खिलाफा, आपको याद होगा कि वो मतलब कि इजराइल की बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी कि उसको स्टैब्लिश करे, वो भी ट्रम्प के जब जो है वो प्रेसिडेंसी में हुआ। तो ट्रम्प ने बेसिकली, आई कैन से इज अ मैन, इज अ प्रैक्टिकल मैन, जो कि बातें नहीं करता, उसने चीजों को रोल आउट किया, करके भी दिखाया। वो अलग बात है कि आया वो फलस्तीनियों के हक में जाती थी या नहीं जाती थी, लेकिन हैविंग सेड दैट, इससे एक उम्मीद तो निकलती है कि चले शायद हो सकता है कि जितनी खराबी और जितना कुछ मार मतलब कत्लो गारत गजा में होना था वो हो गया। हो सकता है कि ट्रम्प, क्योंकि ट्रम्प के मैंने कुछ स्टेटमेंट्स देखी हैं जिसमें उसने बहुत तशवीर जाहिर की है, और उसने नेतन्याहू को कहा है कि इनफ इज इनफ, दिस शुड स्टॉप, दिस इज जेनोसाइड, दिस इज जेनोसाइड का लफ्ज तो खैर नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन उसने कहा था कि ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो है इसको बंद होना चाहिए, इट्स गोइंग टू फार ऑफ। लेकिन कमला हैरिस कहीं ना कहीं जो है वो बात को खा जाती है, कुछ ना कुछ ट्विस्ट करती है। लेकिन अब मैं कुछ और तरफ आपको लेकर जाना चाह रही हूँ। ये जो ईवीएम का मामला है, इंडिया में भी राहुल गांधी बार बार उठाते हैं और कहते हैं कि जी ईवीएम के थ्रू जो है वो रिगिंग करना बहुत आसान है, और उन्होंने बीजेपी के ऊपर भी इसका इल्जाम धरा था। मेरे दो सवाल है, आप इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा, फिर हम इसको रैप अप। दूसरा ये है कि ट्रम्प के हवाले से हमारी जो पीटीआई है आपकी खास तौर पे, वो कहते हैं कि जी वो बड़े दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि जी ट्रम्प आए, तो उनको लगता है कि किस जैसे जैसे वो, किसी ने मुझे कहा कि जैसे जैसे ट्रम्प के आने के इम्कानात रोशन होंगे, वैसे वैसे जो खान है उसके बाहर निकलने के इम्कानात रोशन होंगे। ये दोनों सवालों का आप मुझे जवाब दें कि क्या देखिए वाकई उसकी ईवीएम क्वेश्चनेबल, is EVM really a questionable tool or instrument to conduct a free and fair election anywhere? देखें पाकिस्तान में तो इंडिया में तो जैसे आपने खुद कहा, बिल्कुल अभी जो इलेक्शन हुए हैं, हाँ कितने हाँ वहां पे मिलियन मिलियन कई कई करोड़ वोटर्स जो हैं वो आ गए और ईवीएम के ऊपर इलेक्शन हुए हैं, और कोई ऐसा बड़ा स्कैंडल सामने नहीं आया, कोई ऐसा बड़ा मसला वहां पैदा नहीं हुआ, पहले भी होते रहे। और सिर्फ पाकिस्तान में ये है क्योंकि कुछ लोगों के पॉलिटिकल पार्टीज के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो नहीं चाहते कि फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो पाकिस्तान में, क्योंकि रिग्ड इलेक्शन को सूट करते हैं वो, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज किस्म के सियासतदान हैं। ठीक है ना जी, जिसको वो कहते हैं ना फॉर्म 47 टाइप सियासतदान, तो वो फॉर्म 47 टाइप सियासतदान वो तो ईवीएम को हेट करते हो, तो कभी ईवीएम को नहीं आने देंगे। हमारा तो एक कानून पास हो गया था पीटीआई के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक हाँ। वोटिंग मशीन में, वो सब कुछ इन लोगों ने रिवर्स करा दिया, पीडीएम 1 जब आई वगैरह वगैरह। सो मैं ये समझता हूँ ईवीएम अगर इंडिया में हो सकते तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकते, नंबर एक। लेकिन और भी मैंने अभी आपको ये नहीं, बताया, राहुल गांधी जो है वो हमेशा क्वेश्चन, कांग्रेस कहती है कि ईवीएम के थ्रू रिगिंग बहुत आसान है, और वो कहते हैं कि रिग हुए बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन, वो क्योंकि वो मान जाते हैं, हमारी तरह ये नहीं है कि चीजों को खराब करें। तो लेकिन वो कंसिस्टेंटली राहुल गांधी, लेकिन उनकी सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट कर दिया था इंडिया की, और कहा था कि नहीं जी ईवीएम के तहत जो इलेक्शंस हुए बिल्कुल, लेकिन वो केस लेकर गए थे कोर्ट्स में भी, तो इलेक्शन से देखिए पहले लेकर। देखिए अमेरिका में मैंने आपको बताया कि ये रिगिंग का एलिमेंट जो है ना पिछले 1-2 इलेक्शन में आना शुरू हो गया है। मे बी वहां पे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो समझती हैं कि अगर ईवीएम के साथ भी अगर इलेक्शन कराए जाएं तो उसके अंदर भी मामला जो है ना वो मैनिपुलेट हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है। तो लिहाजा ये तो अभी पता लगेगा अगले 1-2 दिनों में कि क्या ये मामला सिर्फ 1-2 स्टेट्स तक महदूद था या ये वाकई एक नेशन वाइड, अमेरिका वाइड ये एक बीमारी है जो सडनली वबा एक आ जाती है और सारे इलेक्शन की फेयरनेस और उनकी ट्रांसपेरेंसी जो है उसको दांव पे लगा देती है। ये तो अभी वी हैव टू वेट फॉर 2-3 डेज। लेकिन जो आपने आपको मैं एक और बात बता दूं, पाकिस्तान में अभी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हो रही है, बट एट अ वेरी लो लेवल। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल भी जो सुप्रीम कोर्ट के बार के जो इलेक्शन हुए थे, बहुत छोटा लेवल है, बहुत छोटा लेवल, वो ईवीएम्स के ऊपर हुए थे। अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ है वो ईवीएम्स के ऊपर हुआ है, कोई मसला नहीं है। हाँ थोड़ा सा काउंटिंग का मसला हुआ था, वो उन्होंने दोबारा मेरे ख्याल ठीक कर दिया, रिकाउंटिंग हुई है।
गालिबन लाहौर में। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि फिर मैं रिपीट करूंगा, वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट विल नेवर अलाउ ईवीएम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इन पाकिस्तान। अब आ गया आपका सवाल वो ट्रंप और पीटीआई का। देखें, ये ट्रंप के एक फॉर्मर एडवाइजर, आप रिपब्लिकन के, मैं हैरान हूँ आजकल साजिद तारा साहब पाकिस्तान आए हुए, उनको उन्होंने एक लाइव प्रोग्राम में बड़ा क्लियरली कहा, एक इंटरव्यू में, कि नहीं जनाब, सवाल ही कोई पैदा नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है कि ट्रंप आएगा तो पीटीआई जो है उनको फायदा होगा, आउट ऑफ द वे जाके और इमरान खान जो है उसको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। चलें, ओके, गुड। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए थे, तो आपको याद है कि किस तरीके से उन्होंने स्ट्राइक किया था, एक बड़ी कॉमन ग्राउंड, और दोनों की पर्सनालिटीज में एक बहुत कॉमनैलिटी थी, और कितनी वार्मथ के साथ ट्रंप ने उनको रिसीव किया, उनके साथ बाहर आके उनको रिसीव किया, बाहर आके उनको सी ऑफ किया। दिस स्ट्राइक बड़ा अच्छा, उन्होंने एक हारमोनियस रिलेशनशिप जो है वो उन्होंने स्ट्राइक किया। तो लोग इस इंप्रेशन में हैं कि अगर ट्रंप आ गया, जिस तरह उसके खिलाफ इतने खौफनाक केसेस बनाए गए हैं, अभी भी वो पता नहीं पेरोल पे है, बेल पे, ये क्या है, तो एक कॉमनैलिटी है, तो हो सकता है कि वो इमरान खान की किसी तरह इनडायरेक्टली कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दे। देखे ना, मुशाहिद हुसैन साहब है, हमारे बड़े क्रेडिबल और हमारे सीनियर पॉलिटिशियन, उन्होंने क्या एक जुमला बोला था टीवी पे बैठ के, और बड़ी हिम्मत वाली बात है, उन्होंने जुमला कहा, उन्होंने कहा जी ये ना हो कि फिर एक फोन कॉल आ जाए तो आपको फिर खान को जेल से बाहर निकालना पड़े। ही वाज रेफरिंग टू कि अगर ट्रंप जीत गया तो कि ये ऐसी किस्म की कॉल वहां से ना आ जाए। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स बिटवीन एंड इन रिलेशन चलिए। बिटवीन अमेरिका एंड पाकिस्तान, ये याद रखें, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ, अगर बाइडेन, कमाला हारिस जो है वो इलेक्ट हो जाती है तो यस, मैं नहीं देखता हूँ कि कोई, उन्हीं के दौर में तो वो बदनाम जमाना, वो साइफर आया था, और वो साइफर के मैं आपको याद करा दूं, लोग भूल जाते हैं, उस साइफर में क्या था, 2 मरतबा पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में, जो हेडेड चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर, ऑल द टॉप मिलिट्री एंड द सिविल लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप ऑन बोर्ड, 2 मरतबा उन्होंने कम्युनिकेट कहा था कि ये साइफर इज ब्लैटेंट इंटरफेरेंस इन आवर इंटरनल अफेयर्स। ब्लैटेंट इंटरफेरेंस ये वर्ड थे, और फिर एक डिमांड था, आप उसको प्रोटेस्ट भी बोले, जो कि जी, फॉरेन ऑफिस बिल्कुल ने, ठीक है। अमेरिकन एम्बेसी ने लॉन्च किया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर डेमोक्रेट्स दोबारा आ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान की हवाले से उनकी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा। लेबनान और इसराइल को जो सपोर्ट देना है मुसलमानों के खिलाफ, कोई चेंज नहीं होगा। कश्मीर के ऊपर, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में मोदी को उसी तरह वो सपोर्ट करते रहेंगे, कोई रेजोल्यूशन नहीं कामयाब होगी अगेंस्ट मोदी फॉर ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस इन बिल्कुल ठीक इंडियन है। ऑक्युपाइड कश्मीर, इन द सिक्योरिटी काउंसिल और इन द यूनाइटेड नेशन। और इंडिया और अमेरिका की जो आपस में स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है, वो डिफेंस पार्टनरशिप, उसमें और बेहतरी जो है आप देखेंगे वो और स्ट्रांग होगी। ईरान पे इसी तरह हमले होते रहेंगे, ईरान भी चिट फॉर ठीक टैट है, करता सही रहेगा, और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे इसी तरह प्रेशर होंगे, बिल्कुल वगैरह ठीक है। वगैरह। चलिए तो ठीक है। लेकिन मैं ट्रंप आएगा तो कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली मैं देखूंगा। वैसे ट्रंप जब था, अगर आपको याद है, उसने 2-3 दफा कहा था कि मैं अगर मेरी जरूरत पड़े मैं मीडिएट कराता हूँ, मैं सालसी का रोल करता हूँ ऑन दी कश्मीर इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, लेकिन जी, वो जी। बातों तक था, उस जमाने में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है, उसी के ज़माने में 2019 में जो है वो एनेक्सेशन हो गई थी इंडिया की कश्मीर की भारत के साथ, और वो ट्रंप, और उससे उससे 1 महीना पहले जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूएस के दौरे पर थे, और जैसे ही वो आए तो एनेक्सेशन हो गई। ख़ैर बैकडोर पॉलिटिक्स में क्या हो रहा होता है वो कई दफ़ा हमें नहीं पता होता कि हमें वो पूरी खबरें नहीं आ रही होती। एक बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही होती है, एक फ्रंट पे डिप्लोमेसी चल रही होती है, और ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल। दोनों में दोनों जो है वो उनमें, और आप उस वो वक़्त भी था कि जब हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र और भारत के सिक्योरिटी एडवाइज़र वो मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर साउथ ईस्ट एशिया के, और वहाँ उनकी मुलाकातें भी हो रही थी, और बहुत सारी जो है बातों के ऊपर उनकी
और ये अब हमने वो भी दौर देखा हुआ है कि एक तरफ बमबारी मतलब बम्बार्टमेंट टाइप का सीन चल रहा था एलओसी के ऊपर, और यहाँ करतारपुर जो है वो उसकी राहदारी बन रही थी। तो एनीवेज नेशंस का जो बिहेवियर होता है वो बहुत उसको समझने के लिए बहुत खास किस्म की एक्यूमेंट चाहिए होती है, बैकडोर डिप्लोमेसी। जैसे मैंने आपको कहा, अभी भी व्हाइल वी आर टॉकिंग ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो है वो चल रही है। हम समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान बात नहीं कर रहे, नहीं वो बात कर रहे हैं, उनमें बात हो रही है। बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है उसका कभी सिलसिला बंद नहीं होता। तो हैविंग सेड दैट, थैंक यू वेरी मच फारूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लेट्स बहुत सी, शुक्रिया जैसे सर। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन वेरी ASAP, ताकि हम मजीद अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर, यूएस इलेक्शंस के ऊपर बात करें, और उसके जो ताने बाने पाकिस्तान से और जगह से मिलते हैं उनको समझने की कोशिश करें आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। Thank you very much. Thank you.